हे गाइस, दिस साइड सीए कोमल थे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। टुडे वी हैव अ टॉपिक डिस्कशन बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का आता है सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो आईसीएआई ने जो क्वेश्चन दे रखा है इस तरह का दे रखा है, एक तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कुछ यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दे देगा और फिर आपसे कहेगा कि स्पेसिफाई विद रीजन, आपको रीजन बताना है कि इनमें से टैक्स प्लानिंग है या फिर टैक्स मैनेजमेंट है या फिर ये टैक्स इवेजन है। मतलब आपको चॉइस करना है इसमें से कि ये क्या है विद रीजन, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी 10-12 मिनट में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो आईसीएआई का क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हैं, आप उसको कर पाएंगे बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चाहे टैक्स प्लानिंग हो, चाहे टैक्स अवॉइडेंस हो, चाहे टैक्स इवेजन हो, तीनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मिनिमाइजेशन ऑफ द इनकम टैक्स लायबिलिटी। जी हाँ, बिल्कुल, टैक्स लायबिलिटी ही कम करना ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, आगे आते हैं टैक्स प्लानिंग क्या है। देखो टैक्स प्लानिंग के लिए बोलता है, टैक्स प्लानिंग मतलब रिडक्शन इन द टैक्स लायबिलिटी बाय अवेलिंग द बेनिफिट of all exemptions, all deductions and rebate provided in the act। in act कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, एग्जाम्पल दे रखा है चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसएससी जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो कंपनी के थ्रू बिजनेस करेगा या फिर करेगा फंड के थ्रू। ठीक है ना, तो कंपनी के थ्रू करेगा, कंपनी एक्ट के कंप्लायंस बढ़ जाएंगे, तो विच इज बेनिफिशियरी टू एसएससी, ये एसएससी के पर्सपेक्टिव से है। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करना। दूसरा एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेना। यार टैक्स प्लानिंग ही तो बोलते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ अब एसएससी को, हाँ जी हुआ, अब वो चाहे तो 54 में डिडक्शन क्लेम कर सकता है इन्वेस्टमेंट करके, तो दैट्स कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। तीसरा क्या है? डिडक्शन क्लेम करना, 80C 80U 10AA वगैरह के डिडक्शन क्लेम करना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टैक्स प्लानिंग। रिबेट रिलीफ ले लेना, ये भी टैक्स प्लानिंग है। और चॉइस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम करना, ये कुछ एग्जाम्पल है टैक्स प्लानिंग के लिए। अब हमारा इंस्टीट्यूट कहता है, इंस्टीट्यूट का लॉ कहता है, वो कहता है बेटर प्लानिंग के लिए एसएससी को नॉलेज होनी चाहिए द फॉलोइंग्स। क्या एसएससी को नॉलेज होनी चाहिए? टैक्स लॉज की, नंबर 1। नंबर 2 कहता है अवेयर द कंटेंट ऑफ द वेरियस सर्कुलर। बहुत सारे सर्कुलर इश्यू करते हैं गवर्नमेंट। सर्कुलर क्या होते हैं? जब भी लॉ में कुछ एक लॉ 2 या 3 बातें कहता है, मतलब लॉ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करता कि लॉ कहना क्या चाह रहा है, तो गवर्नमेंट सर्कुलर इशू करती है फॉर एक्सप्लेनिंग द लॉ। वेरियस डिसीजन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट्स के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, वो ओवररूल कर देते हैं किसको? लॉ को। तो यहाँ पे अगर एसएससी को नॉलेज है इन सब चीजों की, तो वो बेहतर टैक्स प्लानिंग कर सकता है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। देखो टैक्स प्लानिंग, ये है टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड पर्पस ओरिएंटेड प्लानिंग। ये कुछ टाइप होते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग के। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट टर्म प्लानिंग का एक एग्जांपल। अभी रिसेंटली 2 वीक पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड है, वो कह रहा था कि यार कोविड-19 से काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, वो डोनेशन करना चाहता है काफ़ी अच्छे अमाउंट का। ही इज़ वेरी रिच पर्सन। तो मैंने उसको कहा कि भाई अगर तो डोनेशन करना चाहता है तो पीएम रिलीफ फंड में कर दे, वहाँ पे तेरे 2 फायदे होंगे। पहला क्या, तेरे तू डोनेशन करना चाहता, डोनेशन हो जाएगा। दूसरा क्या, तेरे को 80G में डिडक्शन मिल जाएगी जब तेरा इनकम टैक्स जाएगा। तो कह रहा अच्छा ये भी है, हाँ जी, कोविड-19 के लिए डोनेशन करना तो 80G में एलिजिबल है, 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। तो ये दैट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? देखो बहुत से एसएससी होते हैं जो पीपीएफ, एलआईसी वगैरह की मतलब योजना ले लेते हैं और हर साल उनका प्रीमियम वगैरह पे करते रहते हैं, तो वो अपनी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। यानी उनको लग रहा है फ्यूचर में कई सालों तक उनको क्या इनकम होने वाली है, तो टैक्स होने वाला है, तो टैक्स बचाने के लिए वो प्लान ले लेते हैं। जैसे 80C वगैरह में रिबेट ले लेते हैं, हर साल लेते रहते हैं, एलआईसी की किस्त जाती रहती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। फर्दर है पर्पस ओरिएंटेड। देखो एक बंदा एक्सपोर्ट करना चाहता है, अब उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो डोमेस्टिक एरिया में कर सकता है या एसईजेड में कर सकता है। एसईजेड में करेगा अगर यूनिट लगा के एक्सपोर्ट करेगा एसईजेड से, तो उसको 10AA की डिडक्शन मिल जाएगी 15 सालों तक। आई होप यू आर कनेक्टिंग मी। देखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो डिस्कशन ऑन सेक्शन 43CA, सेक्शन 50C अलोंग विद सेक्शन 56 to 10, जिसमें मैंने पूरा का पूरा टैक्सेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी आपको समझाया हुआ है, और टैक्स अवॉइडेंस भी उसी से एग्जाम्पल को रिलेट करेंगे। देखो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है? ये कहता है रिडक्शन इन द टैक्स लायबिलिटी विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब भी ये होता है रिडक्शन इन द टैक्स लायबिलिटी विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। लेकिन
टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द लूपहोल्स एंड ड्राफ्टिंग मिस्टेक इन द लॉ फॉर रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी। लोग लॉ तो नहीं तोड़ते, लेकिन वो क्या करते हैं, लॉ में जो खामियां हैं, लॉ के जो लूप होल्स हैं उनका फायदा उठाते हैं, और जो मिस्टेक है वाइल ड्राफ्टिंग द लॉ, जब लॉ को ड्राफ्ट किया था उसमें अगर कुछ पॉइंट मिस्टेक हो जाता है तो लोग उसका फायदा उठा देते हैं और उससे अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, टैक्स अवॉइडेंस। देखो गाइस, इसके ऊपर GAAR, गार और सार, ये होते हैं एंटी अवॉइडेंस रूल। ये एंटी अवॉइडेंस रूल यानी अगर कोई एसएससी टैक्स अवॉइडेंस करता है तो गार या फिर सार के मदद से गवर्नमेंट क्या है उसको ट्रेस करती है और उसकी टैक्स लायबिलिटी जो उसने बेनिफिट उठाया है उसको रिमूव कर देती है। तो गार और सार मोस्ट प्रोबेबली, मैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर इसी का है। आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं इसका एग्जांपल बताने के लिए क्या बोल रहा था, यू कैन रेफर माय केस स्टडी। उसमें क्या है एक्चुअली मैं बता देता हूँ। सेक्शन 50C पहले आया था, वो कहता है अगर एसएससी फेयर मार्केट वैल्यू को कम दिखाता है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेल कंसिडरेशन, राइट। लेकिन ये चीज बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं होती थी, यानी कैपिटल एसेट्स जब ट्रांसफर करते थे बीइंग ए लैंड एंड बिल्डिंग, तो अगर हम सेल वैल्यू से नीचे दिखा रहे थे तो स्टैम्प ड्यूटी को सेल वैल्यू मान लिया जाता था। ये चीज कहते थे सेक्शन 50C। तो बिजनेसमैन क्या काम करने लगे, वो इन द बिजनेस में और वो बिल्डिंग बेचते हैं अपनी बना के, लेकिन कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन हम देखते हैं, वहां पे कैपिटल एसेट्स मींस होता है ऑल काइंड्स ऑफ एसेट, एक्सक्लूड करता है वो एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड। तो वहां पे बिजनेसमैन कहता था देखो जी, मैं तो एसेट जो बेच रहा हूँ एज ए स्टॉक इन ट्रेड बेच रहा हूँ, तो ये मेरे पास 50C सेक्शन नहीं लगेगा, तो फेयर वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन कम दिखाते थे। तो सेम सेक्शन 43CA जब तक नहीं आया था तो वो क्या कर रहे थे, वो सब टैक्स अवॉइडेंस कर रहे थे। आई होप यू आर कनेक्टिंग मी, और आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि ये वाला वीडियो देखना, आपको काफी अच्छा लगेगा। इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल भी वहां पे हरी राजेश वाला शायद कवर्ड है। ओके, टैक्स इवेजन क्या होता है, देखो टैक्स इवेजन में भी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है। ये कहता है एनी इलीगल मेथड, कोई भी इलीगल मेथड विच लीड्स टू रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, जिसके कारण टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है। एग्जांपल, मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर सप्रेशन ऑफ द फैक्ट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर लिया या सप्रेस कर दिया, गायब ही कर दिया। फेलियर टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया। क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर विदाउट एनी एविडेंस, बताओ भाई साहब, एक्सपेंडिचर खर्चा क्लेम कर दिया बिना खर्चा किए हुए। रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री या फिर फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये सब क्या है, ये सब टैक्स इवेजन के एग्जांपल है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है टैक्स मैनेजमेंट। देखो टैक्स मैनेजमेंट टैक्स मैनेजमेंट का मतलब कभी भी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना नहीं होता, इसलिए मैंने सेपरेटली लिखा। टैक्स मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है कि कंप्लाई करना द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कंप्लायंस आता है टैक्स मैनेजमेंट में, कंप्लायंस याद रखना, टैक्स मैनेजमेंट कंप्लायंस, बाकी तीनों में रिडक्शन द टैक्स लायबिलिटी। ओके, अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द टैक्स प्लानिंग एंड द टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, बहुत आसानी के साथ हम कर लेंगे। टैक्स प्लानिंग का मतलब है मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी, ठीक बात है, जबकि टैक्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट है कंप्लायंस करना, अभी मैंने बताया था। ये कहता है टैक्स प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड द टैक्स मैनेजमेंट, लेकिन टैक्स मैनेजमेंट डील क्या करता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन टाइम, या फिर डिपॉजिट करते हो आप एडवांस टैक्स, या फिर टीडीएस रिटर्न टाइम पे जमा करना, टीडीएस काट के टीडीएस को टाइम पे जमा करना, दैट्स ऑल कॉल्ड द कंप्लायंस, टैक्स मैनेजमेंट। ये कहता है प्लानिंग जो होती है फ्यूचर से रिलेट करते हैं, जबकि टैक्स मैनेजमेंट किससे हो सकता है, टैक्स मैनेजमेंट प्रेजेंट से भी हो सकता है, पास्ट से भी हो सकता है एंड फ्यूचर से भी हो सकता है। आप पढ़ लेना है तीनों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के एग्जांपल दिए हुए हैं। आगे कहता है टैक्स प्लानिंग हेल्प इन मिनिमाइज द लायबिलिटी इन द शॉर्ट टर्म पीरियड या फिर लॉन्ग टर्म पीरियड। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, और जबकि कहता है टैक्स मैनेजमेंट हेल्प इन अवॉइडिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, यानी आप टैक्स मैनेजमेंट करके अवॉइड कर सकते हैं इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन। ये कहता है टैक्स प्लानिंग ऑप्शनल है एंड टैक्स मैनेजमेंट क्या है, एसेंशियल फॉर एवरी असेसी। ये क्या है, एसेंशियल है फॉर द ईच एंड एवरी असेसी। ओके, हे गाइस, अब हम करते हैं आईसीए के क्वेश्चंस। आईसीए का पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन। आप डिफरेंस को आसानी के साथ लिख सकते हैं। टैक्स प्लानिंग में ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पूरे टैक्स प्लानिंग में आ जाएंगे और टैक्स इवेजन के ये सारे एग्जाम्पल हैं।
तो आप यहाँ से डिफरेंस ईजिली लिख पाएंगे। आई होप आपको याद भी होंगे, आप क्वेश्चन देके रिकॉल कर सकते हैं, मैं आप भी श्योरिटी दे सकता हूँ, आप काफ़ी पॉइंट्स बता पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है स्पेसिफाई विद रीजन फॉलोइंग वेदर द फॉलोइंग एक्ट कैन बी कंसिडर एज टैक्स प्लानिंग या फिर टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन। हमें इन पॉइंट से छाट के बताना है कि ये क्या है, टैक्स प्लानिंग है, टैक्स इवेजन है, टैक्स मैनेजमेंट है या फिर टैक्स अवॉइडेंस है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, शायद मेरे से छूट गया। ओके, पहला पॉइंट करते हैं बड़े आसानी के साथ। मिस्टर पी स्पेसिफाई रीजन, रीजन बताना है। मिस्टर पी डिपॉजिट 1 लाख रुपीज इन पीपीएफ अकाउंट सो एज टू रिड्यूस द टोटल इनकम फ्रॉम 5,90,000 टू 4,90,000। देखो यहाँ पे एसएससी क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है पीपीएफ में, ठीक है ना, पीपीएफ में पैसा डाल रहा है, तो ये क्या होगा, टैक्स प्लानिंग में होगा। आप कहेंगे कि यहाँ पे एसएससी टैक्स प्लानिंग कर रहा है बाय मेकिंग द इन्वेस्टमेंट एज पर सेक्शन 80C, ठीक है ना, पीपीएफ 80C में कवर्ड है, और तो यहाँ पे क्या है, और साथ ही साथ ही इज एलिजिबल फॉर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ 87A, रिबेट मिल जाएगा, शायद उसका 5 लाख से इनकम कम हो गया, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब है टैक्स प्लानिंग। दूसरा क्या है, ये क्या, SQL लिमिटेड maintain register of the tax deduction at source affected by the enable timely compliance। देखो compliance जहाँ पे भी नाम आ जाएगा वहाँ पे टैक्स मैनेजमेंट आ जाएगा, ऊपर वाला हो गया टैक्स प्लानिंग, ठीक है ना। ओके, थर्ड देख लेते हैं। An individual taxpayer making tax saver deposit of ₹1 lakh in the nationalization bank, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह रहा है an individual taxpayer making सेवर डिपॉजिट, मतलब सेविंग कर रहा है, एफडी वगैरह कर रहा है, तो ये भी एक तरह की क्या है, टैक्स प्लानिंग है, राइट। A partnership firm obtaining declaration from the tender and depositor in form number 15G and 15H and forwarding the same to the income tax authority, that's called the tax compliance। 15G and यानी डिक्लेरेशन दे रही है कि टैक्स ना काटा जाए। आई होप यू आर कनेक्टिंग मी, और आप मेरे से पहले आंसर बता रहे होंगे क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पढ़ के। ये एक अगला क्वेश्चन है। अ कंपनी इंस्टॉल्ड एन एयर कंडीशनर कॉस्टिंग 75,000 एट द रेजिडेंस ऑफ द डायरेक्टर, ओके, एज पर द टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। देखो डायरेक्टर के रेजिडेंस पे कंपनी ने एयर कंडीशन लगाया, तो ये किस में आएगा, ये फर्नीचर में आएगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी चैप्टर से ये चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, और इस पर 10% डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। लेकिन कह रहा है बट it is fitted the quality control section in the factory and with the objective treat the plant। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर लगाया था, यानी जो एसी लगाया था वो एज ए फर्नीचर था, लेकिन उसको प्लांट एंड मशीन ने दिखा रहे हो 15% डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाह रहे हैं, जबकि डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 10%। तो ये एक तरह का टैक्स इवेजन है, ये तो देखा जाए यानी टैक्स की चोरी है, जहाँ पे एसएससी ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है बिना प्रोविजन को अप्लाई, गलत प्रोविजन अप्लाई करके, दैट्स कॉल्ड द टैक्स इवेजन। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये कहता है आर लिमिटेड इशूड क्रेडिट नोट ऑफ 80,000 एज ए ब्रोकरेज पेबल टू मिस्टर रमा who is the son of the managing director of the company। Purpose is to increase the total income of Ramayana from 4,20,000 to 5 lakh rupees and reduce the income of the, ये भी टैक्स इवेजन है, मतलब एक इनकम दूसरे में ट्रांसफर है, डेट्स कॉल्ड द टैक्स इवेजन। आगे कहता है द कंपनी रेमिटेड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ इट्स ओन कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑन मंथली बेसिस बिफोर ड्यू डेट, डेट्स कॉल्ड, यहाँ पे बिफोर ड्यू डेट कुछ भी काम हो रहा है, डेट्स कॉल्ड द टैक्स कंप्लायंस। मैं गाइस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करें, देखें एग्जाम्पल क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स मैनेजमेंट क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, और ये सब चीज़ें को आज जब पढ़ेंगे आप और फिर मेरी वीडियो को सुनेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये ICA के एग्जाम्पल है, ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल है, इसके अलावा हमने जितने भी एग्जाम्पल दिए इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। जहाँ पे भी कंप्लायंस आए वहाँ देख लो कि यार टैक्स मैनेजमेंट है, जहाँ पे भी कंप्लायंस है क्या टैक्स मैनेजमेंट है, जहाँ पे लगे कि लॉ का पालन होके एक प्रॉपर 80C रिबेट लिया है, 80G वगैरह में मतलब रिबेट लिया है, डिडक्शन लिया है, एग्जेम्पशन लिया है, तो वो क्या है, वो टैक्स प्लानिंग है। और जहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस मतलब स्पिरिट ऑफ लॉ को दुख पहुंचाया जाए, हालांकि लीगल है सब कुछ एज पर लॉ है, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ लॉ था, लॉ की जो भावना थी उसको ठेस पहुंचाएगी, दैट्स कॉल्ड द टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए क्या आया, गार और सार, यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स आए और सार स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल आए। सर कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे आप गार या सार का? नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, वैसे सार का एग्जांपल 43 AC CA समझ लीजिए, या सेल एंड लीज बैक, मतलब
बंदे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देने के लिए पहले सेल कर देते हैं और फिर लीज बैक कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं, यानी जो एसेट्स है उसी बंदे के पास रहते हैं जिसको चाहिए होते, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट शिफ्ट हो जाता है सामने के पास। दैट्स कॉल्ड द, इसके ये क्या है, ये टैक्स अवॉइडेंस है। सो गाइज यू इंजॉयड, आई होप यू इंजॉयड माई क्लास। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यू कैन शेयर द सेम विद योर फ्रेंड्स।